हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं ध्रुव स्वागत करता हूं आप सभी का ध्रुव अकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन सिस्टम के दूसरे भाग को, यानी पिछले भाग में हम कवर कर चुके हैं, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम का हम पहला भाग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि आखिर रेस्पिरेशन सिस्टम की प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी अंग हमारे भाग लेते हैं, किस प्रकार का रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। हमने बताया था दो तरीके से होता है, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी एक में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, एक में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहती। हमने ये बताया था कि मानव जब ऑक्सीजन की प्रक्रिया करता है, यानी कि रेस्पिरेशन की जब प्रक्रिया करता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होती है। जबकि हम बात करेंगे अगर ईस्ट की, तो ईस्ट में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, यानी अनुपस्थिति होती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन सिस्टम में ही ब्रीथिंग का, यानी ब्रीथिंग क्या होती है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसके हम बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप टॉपिक डाल लीजिए ब्रीथिंग, यानी कि श्वासोच्छ्वास, यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में श्वासोच्छ्वास। क्लियर है। तो हमारा टॉपिक रहेगा ब्रीथिंग। हिंदी में इसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग में एक्चुअली प्रक्रिया क्या है कि सांस लेने की प्रक्रिया ही को हम ब्रीथिंग कहते हैं, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का शरीर के अंगों द्वारा ग्रहण करना, यानी फेफड़ों द्वारा उसे ग्रहण करना, और हमारे शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, यानी वायुमंडल में विसरण करना, उसका क्या कहलाता है, हमें ब्रीथिंग की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि हमारे अंगों में जो उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका बाहर निकलना ही और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। क्लियर बात है। अब बात करते हैं ब्रीथिंग में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायुमंडल से क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और शरीर के अंगों से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हम पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि बॉडी में, और बॉडी में कौन होते हैं, लंग्स, यानी लंग्स में, यानी फेफड़ों में क्या जाती है, हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है, और फेफड़ों से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है, ऑक्सीजन कितनी ग्रहण होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ब्रीथिंग के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्या ग्रहण होता है वायुमंडल में। तो हमने जाना है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उपस्थित होती है। कितनी होती है, नाइट्रोजन जो उपस्थित होती है वो 78% हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, यानी कि सांस के दौरान 78% नाइट्रोजन ग्रहण होती है। अब ये नहीं कि पूरी की पूरी ग्रहण हो जाएगी, यानी हम जो ग्रहण कर रहे हैं, हम जो सांस ग्रहण कर रहे हैं, जो हवा ग्रहण कर रहे हैं, उस हवा में 78% नाइट्रोजन उपस्थित है। अब बात आती है कि नाइट्रोजन का हमारा शरीर, यानी हमारा शरीर जो है क्या नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, नहीं करता। तो होता क्या है कि जितनी भी नाइट्रोजन ग्रहण करता है हमारा शरीर, उतनी वापस वायुमंडल में निकल आती है, यानी एक्सेल के थ्रू भी कितनी निकलती है, 78% ही नाइट्रोजन निकल आती है। कब, एक्सेल में। इनहेल में भी कितनी ग्रहण होती है, 78, यानी कि हमारा शरीर इसको ग्रहण नहीं करता, जितनी भी जाएगी उतनी वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो हमें पता है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है वो कितनी है, 21%, यानी 21% जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है, उसको हमारा शरीर ग्रहण करता है। अब हमें पता है हमारा शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, हमारा शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अब ग्रहण करने के बाद बात ये आती है कि हमारे शरीर में जब एक्सहेल की प्रक्रिया होती है, हम जब बाहर निकालते हैं, क्या तब भी ऑक्सीजन आती है, बिल्कुल आती है। तब कितनी आती है, हमारा शरीर 21% ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जबकि निकालता कितनी है, 16%। 16%, यानी एक्सहेल के थ्रू ऑक्सीजन वापस आ जाती है। क्लियर बात है। यानी 5% हमारे शरीर ने ऑक्सीजन क्या कर ली, ग्रहण कर ली। क्लियर। अब क्या बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या कार्बन डाइऑक्साइड आती है, बिल्कुल आती है। तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितनी उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में उपस्थित है 0.3%, 0.3% उपस्थित है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाकी जो बची हुई 78% ये निकल आई, 16% ये निकल आई, बाकी जो भी बची है वो क्या होगी, हमारे शरीर से ऑक्सीजन के बदले क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यानी रेस्ट पार्ट जो भी होगा वो क्या होगा, CO2 का होगा।
क्लियर बात है। यानी कि वायुमंडल में जो भी चीज उपस्थित है वो कितनी उपस्थित है, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। यानी कि इतनी जो उपस्थित है हवा में वो हमारा शरीर ग्रहण करता है, और निकालने के थ्रू ऑक्सीजन जो होता है 16% निकलता है, जबकि ऑक्सीजन का कुछ पार्ट जो हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। उम्मीद आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि आखिर श्वास के दौरान यानी श्वासोच्छ्वास के ब्रीथिंग के दौरान कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हमारा शरीर ग्रहण करता है और कितने प्रतिशत एक्सहेल करता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, अब बात आती है कि शरीर में कौन से अंग ग्रहण करते हैं, कितनी ग्रहण करते हैं। थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि हमारा जो शरीर, हम एक जब लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी या वाइटल क्षमता, यानी कि गहरी सांस, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इसे हम कहते हैं गहरी श्वास के दौरान, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास के दौरान जब हम ग्रहण करते हैं तो कितने प्रतिशत हवा ग्रहण कर सकते हैं। तो हम गहरी सांस के दौरान कितनी परसेंट, 3.5 लीटर, या हम कह सकते हैं 3500 ml ग्रहण कर सकते हैं। तो लगभग 3500 ml हम क्या करते हैं, हवा को ग्रहण कर सकते हैं गहरी सांस के दौरान। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस लेते हैं, उसे हम कहते हैं टाइडल कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी, यानी कि हम कह सकते हैं टाइडल, यानी कि हम कहते हैं नॉर्मल जब सांस लेते हैं आराम से, तो आराम से जब लेते हैं तो उस टाइम कितनी, आधा लीटर सांस ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि हाफ, यानी कि 500 ml, 500 ml हम सांस ग्रहण कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमारे जो शरीर है, यानी हमारे जो फेफड़े हैं, लगभग कितनी सांस इकट्ठी कर सकते हैं एक बार में। तो यानी कि इस फेफड़ों की जो क्षमता होती है, यानी टोटल कैपेसिटी ऑफ कितनी, फेफड़ों की, टोटल कैपेसिटी जो फेफड़ों की है वो कितनी है, 6000 ml की। कितनी है, 6000 ml की। अब यानी कि कितनी ग्रहण कर सकते हैं गहरी सांस के दौरान, 3.5 लीटर। और जब नॉर्मल सांस लेंगे, आराम से सांस लेंगे, उस टाइम कितनी, 500 ml। और हमारे फेफड़े कितनी स्टोर कर सकते हैं, 6000 ml। अब बात ये आई कि 3.5 ये, 500 ये, और क्षमता कितनी है, 6000 की। तो हमें ये भी पता है कि जब हम सांस लेते हैं, वो सांस जब निकालते हैं उस टाइम भी कुछ हवा हमारे फेफड़ों में मौजूद रहती है, और कुछ हवा जो हमारे फेफड़ों में मौजूद रहती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या कहते हैं हम, रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल जो कैपेसिटी होती है इसमें क्या होता है, तो रेजिडुअल की जो कैपेसिटी होती है इसमें लगभग 1.5 लीटर, यानी कि 1500 ml, 1400 से लेकर के 1500 ml हवा हमारे फेफड़ों में उपस्थित रहती है। तो 1400 से 1500 ml जो हवा हमारे फेफड़ों में हमेशा उपस्थित रहती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल कैपेसिटी। उम्मीद है आपको ये चारों पॉइंट क्लियर होंगे कि फेफड़े में जब हवा कितनी हो सकती है हमारे में, 6000 ml, गहरी सांस के दौरान 3.5 लीटर यानी 3500 ml, और नॉर्मल 500 ml, और 1400 से 1500 ml हमारी सांस में हवा, हमारे फेफड़ों में जो हवा है बनी रहती है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे श्वास दर पर। अब श्वास दर क्या है, श्वास दर, अगला पॉइंट है हमारा रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट, श्वास दर क्या होता है। अब श्वास दर ये है कि 1 मिनट में एक व्यक्ति कितनी सांसें ले सकता है, एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी सांसें ले सकता है। तो 1 मिनट में कितनी ले सकता है, 13 से 16, 13 से 16, एक नॉर्मल व्यक्ति 13 से 16 सांसें ले सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एक मानव की रेस्पिरेशन रेट क्या होती है, और हम क्या बता देते हैं पेपर में, यानी कि हार्ट बीट कितनी होती है। हार्ट बीट हमारी 70 से 75 के बीच में होती है। तो हार्ट बीट नहीं बतानी, हमें रेस्पिरेशन रेट बताना है। तो यहीं पे हम डाल लेते हैं हार्ट रेट क्या होती है हमारी, हार्ट रेट जो होती है हमारी 70 से 75 होती है। क्लियर है। दोनों पॉइंट एक साथ डाल लेंगे तो गलती नहीं होगी, जब भी पढ़ेंगे तो हम दोनों साथ पढ़ लेंगे। रेस्पिरेशन कितना है, 13 से 16, और हार्ट रेट कितना है, 70 से 75। अब बात ये आती है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसकी श्वास दर कितनी होती है। तो बच्चा यानी एट द टाइम ऑफ आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद कितनी होती है सांस। तो जन्म के बाद जो सांस दर होती है वो 20 से 30 होती है, यानी कि तब तेज होती है अभी की अपेक्षा। तो जन्म के बाद सांस दर कितनी होती है, यानी 20 से 30। और माँ के गर्भ में कितनी होती है, यानी बिफोर बर्थ,
बिफोर बर्थ, तो वो होती है 40 से 60, यानी कि 40 से 60 क्या होती है, माँ के गर्भ में होती है जब बच्चा सांस लेता है तब, और जन्म के बाद 20 से 30 हो जाती है, जब वो एक नॉर्मल व्यक्ति हो जाता है तब 13 से 16 हो जाती है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि श्वास दर क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अभी आती है कि श्वास दर की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, प्रसरण के यानी विसरण, यानी इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर, यानी डिफ्यूजन के द्वारा क्या होती है, श्वास दर की प्रक्रिया होती है। क्लियर है, उम्मीद है आज का ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, कल का जो पॉइंट था मैं एक बताना चाहिए भूल गया था कि हमारे जो फेफड़े जो कवर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो फेफड़े जो हमारे कवर होते हैं उसे हम बोलते हैं प्ल्यूरा। क्या बोलते हैं हम उसे, प्ल्यूरा बोलते हैं। उम्मीद है आज का ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने रेस्पिरेशन सिस्टम में पूरी बात क्लियर करने की कोशिश की है, अगर कोई भी पॉइंट रह जाता है तो मैं उसे फिर भी क्लियर कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा कि आखिर रेस्पिरेशन रेट या रेस्पिरेशन सिस्टम, हार्ट बीट, हार्ट रेट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।